एंटी क्लॉक यदि चलेगा तो सब तो हवा ऊपर लगेगा, ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर होगा, सब ऊपर चला जाएगा, नीचे लगेगा ही नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कहाँ, वेंटिलेटर में, उसको बाहर निकालने के लिए। नहीं, तब वो बाहर करेगा एयर को, हॉट एयर को बाहर करेगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, इक्वल मास का पार्टिकल है, सभी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा। क्यों? हाँ, बता रहे हैं कि एक बॉडी है जो इस एक्सिस के वर्ड रोटेशन में है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इस बॉडी के अंदर जितना भी पार्टिकल्स है ना, हर एक पार्टिकल का अपना अलग अलग होगा। क्या चीज अलग अलग होगा, तो लीनियर वेलोसिटी अलग होगा, जो कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो आर डिफरेंट है, इसलिए v डिफरेंट होगा, लेकिन ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या चीज बोले? ये है लीनियर वेलोसिटी, है ये एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। हाँ, सर्कुलर मोशन नहीं पड़ी है? तो जा, उसी से तो ये आता है कि एक बॉडी यदि ए से डी गया और ये एंगल बना रहा है थीटा और रेडियस आर, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, एल, एल इजकल टू होता है आर थीटा होता है, आर इंटू थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी हो गया लीनियर वेलोसिटी, और डी थीटा बाई डी टी हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ओमेगा हो गया। हमेशा लीनियर वेलोसिटी जो होता है वह एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सर्कुलर मोशन नहीं पड़ी है तो बहुत तरह से प्रॉब्लम होगा, बहुत जगह सेंटीपीटल। हाँ, देखो तो इसीलिए डिफरेंट पार्टिकल का क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, लेकिन सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। देखो तो सबका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एम वी वन आर वन होगा, होगा ना।
एम इंटू R2 होगा। या इसको हम मास हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, M1 M2 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। M4 Mn, ठीक है ना। तो M1 V1 R1 होगा, M2 V2 R2 डॉट डॉट MN N RN होगा। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, यहाँ रख देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ओमेगा R1², ओमेगा R2 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये हो जाएगा ओमेगा RN का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और सभी में हम लोग ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, M1 R1² M2 R2² MN RN का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L इज इक्वल टू, हाँ सो L इज इक्वल टू हो गया ओमेगा आई। हाँ, या आई ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा L हो गया एंगुलर मोमेंटम। हाँ, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो तुमको ये भी याद होगा कि लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास, मास, लीनियर मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास के इक्विवेलेंट है। और हाँ एंगुलर वेलोसिटी, बस दोनों सिमिलर है, समझ गए ना। तो यदि P इक्वल टू M भी याद रहेगा तो L इक्वल टू आई ओमेगा भी याद रहेगा रोटेशन में, समझ गए? अब देखो फर्स्ट लॉ जो है ना, न्यूटन्स का, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0, देन क्या, हाँ हाँ फर्स्ट लॉ, हाँ तो ये भी इनर्शिया है, कि सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, तभी सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या था, 0। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क, देन बॉडी इज कॉल्ड इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कि बॉडी जो है रोटेट करेगा ना तो यूनिफॉर्मली रोटेशन में रहेगा, यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा। हाँ, उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसका कंडीशन है, सिंस देखो टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या है, देखो एल,
हाँ, टॉर्क इक्वल टू हो गया एफ क्रॉस आर जीरो। या टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क क्या होता है बता देते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। देखो, एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और ये आई, हाँ, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या कहा जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स बनेगा, फोर्स। पी इक्वल टू एम भी होता है ना, लीनियर मोमेंटम। इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता है? तब एम ए बनता है ना। तो उसी तरह से यहाँ फोर्स बनेगा, रेट ऑफ टॉर्क बनेगा, ये टॉर्क। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क कहलाता है। हाँ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे ना, तब है सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, डी ओमेगा बाई डी टी। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो वही ना, डीवी बाई डी टी। तो यही ना हो गया। ये हो गया डीवी बाई डी टी, हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर है। टॉर्क इक्वल टू कितना होता है? आई अल्फा। हाँ, दो हो गया। तो टॉर्क इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? आई अल्फा जीरो है। अल्फा इक्वल टू जीरो है, माने एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है, तभी टॉर्क जीरो होगा। अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ओमेगा क्या हो गया? कांस्टेंट। न्यूटन का फर्स्ट तो यही कहता है कि जब तक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रोटेशन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रहेगा बॉडी का, तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। देखो, ओमेगा जो कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? ऊपर होता है, या तो नीचे होगा तो ही ना होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे, डाउनवर्ड। हाँ, तो ये इसका मतलब यही हुआ कि इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स, हाँ, इट मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। समझे? बॉडी रोटेट कर रहा है ना, तो ऐसे, तो ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे टेढ़ा होकर के, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, एकदम सीधा रोटेट कर रहा है, एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे रोटेशन है। तभी तभी वो कहला, तब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा बॉडी। हाँ, यही हो गया न्यूटन का जो सेकंड लॉ है।
It's the sum of external torque is not. हाँ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि if the sum of external torque is not equal to zero, हाँ, then the rate, हाँ हाँ, या कहेंगे the rate of change of angular momentum is directly proportional. External torque and the direction of acceleration and the direction of angular acceleration is in the direction of torque यानी dl/dt जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल टॉर्क के। ठीक है। हाँ, टॉर्क तो होता है dl/dt तो टॉर्क नहीं होता है। हाँ, टॉर्क टॉर्क इक्वल कहाँ है? dl/dt के इक्वल है टॉर्क। अब देखो इन SI यूनिट में SI यूनिट में k का वैल्यू क्या होता है यहाँ 1। तो ये हो गया di/dt है। L इक्वल टू क्या होता है I ओमेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा हो जाएगा I को बाहर निकालेंगे तो d ओमेगा बाई dt। तो d ओमेगा बाई dt क्या होता है अल्फा। हाँ, तो एक्सटर्नल टॉर्क I अल्फा की इक्वल होगा। और न्यूटन्स लॉ में F इज इक्वल टू ma होता था। तो m इक्विवेलेंट है I के, अल्फा इक्विवेलेंट है 1 के और F इक्विवेलेंट है टॉर्क के। इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा ना वो टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, क्योंकि I का वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा टॉर्क के इक्वल। हाँ, क्योंकि टॉर्क जो है ना दो वेक्टर इक्वल तभी होता है जब वो दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब डायरेक्शन बराबर होगा। तो डायरेक्शन मीन्स हो गया
अल्फा का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ हो गया। जैसे मान लो हाँ बता। देखो ये पुल्ली है और इस पे बहुत सारा स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग लपेटा हुआ है पुल्ली पे। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक सस्पेंडेड ब्लॉक है, इसका रेडियस है आर। ठीक है। तो इस पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, टेंशन निकालना। टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है। तो ब्लॉक पे एक mg लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। बॉडी नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वल टू एम। न्यूटन से लॉ हो गया। अब है कि ये पुल्ली जो रोटेट कर रहा है किस वजह से रोटेट कर रहा है, टॉर्क की वजह से ना। रोटेशन का यहाँ टॉर्क नहीं ना है, टेंशन है। हम्म। हाँ हाँ रोटेट कर रहा है। ठीक है ना। नीचे नीचे mg फोर्स लग रहा है। तो इसका रोटेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशन। रोटेशन का कारण है ये टेंशन फोर्स। हाँ यही रीजन है। नहीं, टेंशन यदि नहीं रहता तो रोटेट काहे करता। तो रोटेट कौन करा रहा है, टेंशन फोर्स। तो इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये प्योर रोटेशन में आ गया। ये आ गया प्योर रोटेशन में, जिसका सेंटर फिक्स हो और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करता है, वो हो गया प्योर रोटेशन। ये अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा हो उसी मतलब पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। तो ये प्योर रोटेशन हो गया। तो इसमें जो टॉर्क होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा टेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही ना होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। है समझ में। हाँ, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, इधर हो गया टी, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए सीधे हो जाएगा टी आर। आगे समझ में। अब टी टॉ इजकल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो आई अल्फा से इक्वेट कर देंगे। तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा बाई आर। हम्म। हाँ हाँ, पहले हमको एक चीज और इसमें करना होगा। देखो तुमको बताए थे कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू ओमेगा आर में होता है।
और इसको डिफ्रेंशिएट यदि हम कर देते हैं तो आर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑलवेज याद रखना है कि जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस से डिवाइड कर देंगे, ये बाय आर। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, आई अल्फा के जगह ए बाय आर रख देंगे तो ये हो गया आई ए बाय आर स्क्वायर होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। और ये हो गया इक्वेशन 1। अब सॉल्व कर सकते हैं, इसका टी का वैल्यू इसमें रख देंगे। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा एम जी माइनस टी, तो टी हो गया, इसको इस साइड ले जाते हैं तो एम ए प्लस टी के जगह पे हो जाएगा आई ए बाय आर स्क्वायर। होगा तो एम जी इज इक्वल टू हो गया, ये कॉमन निकाल लेंगे, एम प्लस आई के जगह रख देते हैं एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आई जो है ना, आई इसको एम के स्क्वायर से कर दिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन से। हाँ, तो एम कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए। एम से एम कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसमें रख देंगे तो टेंशन आ जाएगा ना इक्वेशन 2 में। समझ गए, तो न्यूटन्स लॉ और रोटेशन, रोटेशनल मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हर एक इक्वेशन जो होगा, जो न्यूटन्स लॉ में जो एक्सेलेरेशन आता होगा या टेंशन का वैल्यू उसमें कितना से चेंज हो जाता है रोटेशन में, तो याद रखो यही फैक्टर है 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने जितना तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना तरह का प्रॉब्लम आएगा सब में यही फैक्टर आएगा 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना ही से चेंज होगा सब कुछ, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन हो, टेंशन हो, फोर्स हो, हर एक चीज इतना ही से चेंज करेगा। किसी में इतना टाइम से बढ़ जाएगा, किसी में इतना टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। देखो, एक एंगुलर मोमेंटम होता है रिजिड बॉडी का, कम रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन होगा, उस सिचुएशन में भी एंगुलर मोमेंटम आ सकता है। हाँ, और फिर रिजिड बॉडी कंबाइंड मोशन है, इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। हमारे रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन है सिर्फ। वैसे अच्छा बता देते हैं उसको। वो होगा रोटेशनल, तब पढ़ना पड़ेगा रोटेशनल डायनामिक्स।
काइनेमेटिक्स तो सर्कुलर मोशन वाला है, सर्कुलर मोशन में अच्छा बता देते हैं, वो नहीं पड़ी है। जो कोई भी बॉडी यदि रोटेट करेगा तो उसका जितना पार्टिकल है, मान लिया पी पार्टिकल है, पी पॉइंट पर एक पार्टिकल है, 30 सेकेंड में ये जब रोटेट करेगा पूरे बॉडी एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से, तो पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा, टी सेकेंड में क्यू पे, और यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन करेगा टी सेकेंड में, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थीटा जो हुआ ना, थीटा, हाँ थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी हो गया टाइम। जिसको ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, जो हो गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। हाँ, इसमें है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ रोटेशन, स्टडी द ओनली रोटेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन जो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी। अब तुमको फार्मूला क्या होता है लीनियर वेलोसिटी में, डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो यहाँ होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। क्योंकि डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब कोई पार्टिकल पी पॉइंट पे है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट स्टार्टिंग पॉइंट, और टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया ओमेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट, आफ्टर टाइम टी सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये हो गया अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हाँ, तो ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट। हम्म हम्म। कल तो 1 बजे पढ़ सकती है। ठीक। अब देखो, अब फार्मूला हो गया ठीक, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो यहाँ होगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा। हाँ, और इसको प्रूव भी कर रहे हैं कि ओमेगा इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं ना अल्फा टी। ये मैंने लीनियर वेलोसिटी के तरह ही है ये सारा चीज। ओमेगा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी अल्फा टी डी टी। अब देखो 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेंगे, आफ्टर टाइम 30 सेकेंड के बाद इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। तो यहाँ पर डी थीटा का थीटा हो गया है, ओमेगा डी टी का टी हो जाएगा प्लस अल्फा यहाँ टी है तो टी का पावर 1 है तो टी स्क्वायर बाई 2। हाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ये हो गया थीटा और टाइम के बीच का ग्राफ। कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम को रख दिया है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को, तो वाई इक्वल टू नहीं हो गया ओमेगा नॉट एक्स प्लस हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन टाइम निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आधा पार्ट इसका हाफ ही रहेगा, यही हुआ इसका ग्राफ। हाँ ज्यादा फार्मूला है। इसमें तो फार्मूला बेस्ट ही आता है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज होता है ज्यादा। वर्क एनर्जी थ्योरम से इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लॉज ऑफ मोशन जो है ना, न्यूटन लॉ, उसी तरह से लगाना है सबको। तब तो इसीलिए कहता है कि पहले सब यही नहीं समझता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मोमेंट ऑफ सिर्फ फार्मूला रखने से नहीं ना होगा, उसका फिजिकल मीनिंग कोई जान ही नहीं रहा है। सेंटर ऑफ मास पहले पूछो किसी को कि क्यों निकालते हैं, इससे क्या फायदा है, क्या चाहिए, उससे फार्मूला याद कर लिया कि m1 x1 प्लस m2 x2 बाई 1 प्लस m2, वो है क्या, ये जान ही नहीं रहा था, कहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसमें तो कंसेप्ट फिक्स है, लगाते चलो बनता जाएगा। देखो उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ यही है। तो इसमें टाइम है नहीं, तो जितना फार्मूला बना है उसका कॉज क्या है, एक्सेलेरेशन। अभी एक्सेलेरेशन इसमें टाइम है, तो टाइम को हटाना है, क्या करेंगे, डी थीटा ला देंगे, डी थीटा बाई डी टी तो कर सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पे देखो ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ना ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ओमेगा डी ओमेगा हो गया अल्फा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, मान लो कि बॉडी यहाँ पे था, पीक पॉइंट पे था, तो थीटा 0 था और वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ आ गया थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका वेलोसिटी ओमेगा हो गया। तो लिखेंगे ना 0 पे वेलोसिटी था ओमेगा नॉट और थीटा पे हो गया ओमेगा। तो इस पावर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया अल्फा इंटू थीटा।
जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2। समझे ना, आ गया ना, 2 अल्फा थीटा। हो गया। अब देखो, अब निकालना है वेलोसिटी इन n सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी इन लास्ट 1 सेकेंड। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी इन लास्ट 1 सेकेंड। तुमको पढ़ाते हैं तो वो लड़का का ट्यूशन छूट जाता है, उसका टाइम रात में रहता था। ई टाइम जो है ना, एगो स्टूडेंट का टाइम है, उसका छूट जाता है। वो दिल्ली डीपीएस में है, दिल्ली में। अभी बंद है तो घरे पे है, ऑनलाइन पढ़ लेता है, दूर है थोड़ा सा घर। हाँ नहीं, उसका तो खत्म हो गया है, उसका थोड़ा बच गया है, ये क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव चैप्टर, 2 चैप्टर बच गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी इन लास्ट 1 सेकेंड का मीनिंग हो गया। पहले निकालेंगे n सेकेंड। नहीं, आप कल पढ़ा देंगे, कल से। तो एंगुलर वेलोसिटी इन n सेकेंड में पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना। n सेकेंड में हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा थीटा होता है ना, अल्फा टी, तो यहाँ n होगा। हाँ, v इक्वल टू u प्लस ए टी में। और n सेकेंड पहले जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? n माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे। W2 - W1 तो हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये अल्फा एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा बचेगा। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकेंड। पहले n सेकेंड में निकाल लेंगे डिस्टेंस। थीटा n इक्वल टू क्या होगा? अल्फा n स्क्वायर होगा।
distance covered in n-1 second, omega naught n-1 plus half alpha n-1 का होल स्क्वायर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, हाँ माइनस कर देंगे, थीटा एन में से थीटा n-1 को माइनस करेंगे ना, तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ओमेगा नॉट और एक बचेगा इसमें हाफ अल्फा एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये होगा ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n-1, यही रह जाएगा। काइनेमेटिक्स में जितना क्वेश्चन है ना इसी सब पे सॉल्व होगा, इतना ही फार्मूला है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला। हाँ कल डायनामिक्स करेंगे, तब फिर डिफरेंट केसेस सब देखेंगे। हाँ हाँ हाँ।